Hello everyone, welcome back to question series carbon single bond is approximately। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है इस अप्रॉक्सीमेटली आपको ये पूछी गई है, जो कि किलो कैलोरी में पूछी गई है। तो इसमें जो आंसर होता है वो क्या होता है, सी आंसर हमारा क्या होता है, राइट होता है। सी आंसर क्या होता है, राइट होता है। इन विच वन फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम इंक्रीज एंट्रोपी ऑब्जर्व। मतलब आपको ये बताना है कि किस प्रोसेस में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो जनरली बताओ, एंट्रोपी सबसे ज़्यादा क्या होती है, रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, जिसमें रैंडमनेस मेजर द रैंडमनेस, जिसमें रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा उसमें एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। और जनरली हमें पता होता है कि सॉलिड में थोड़ा रैंडमनेस कम होता है, सॉलिड ज़्यादा इसमें एंट्रोपी रैंडमनेस होता है लिक्विड में, और लिक्विड ज़्यादा रैंडमनेस किसमें होता है, गैस में। तो एंट्रोपी का जो ऑर्डर होगा सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज़्यादा किसमें होगा, गैस में। तो अब हम चेक करते हैं डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी क्या होता है, लिक्विड में ही रहता है। नाउ सेकंड कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या, वाटर का आइस में जाना, दैट इज सॉलिड में जाना। नाउ नेक्स्ट कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड डायरेक्टली किस में जाता है, गैस में। इसका मतलब यहाँ पर गैस बन रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे किस में बताओ, सॉलिड में है, क्योंकि क्या होता है कंडेंसेशन में सॉलिड हो जाता है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। मतलब साल्ट जब वाटर में जाकर लिक्विड में रहेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में। ये भी किस में है, लिक्विड में है। बताओ एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का जो सब्लिमेशन होता है वो सॉलिड से कहाँ जाता है, डायरेक्टली गैस में जाता है। रैंडमनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसमें होगी, सी ऑप्शन में होगी। The following is the true for the reaction H2O liquid to H2O gas at 100 degree centigrade and 1 atm pressure। H2O liquid to H2O गैस का मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम पर है। मतलब लिक्विड टू वेपर, ये जमान रखिए, लिक्विड टू वेपर किसमें, एट इक्विलिब्रियम पर हैं। और कुछ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें, 100 डिग्री टेम्परेचर 180 प्रेशर पर आपसे पूछा जा रहा है एंट्रोपी जीरो होगी, डेल्टा एच ये क्या होगा, ये रिलेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक का एक स्टेटमेंट यूज होगा जिसे कहते हैं गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होती है। मतलब चेंज गिब्स एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी चेंज माइनस क्या होता है, टेम्परेचर विथ एंट्रोपी। तो यहाँ पर होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम पर जब हम होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर होता है, तो एट इक्विलिब्रियम पर जो होता है, एट इक्विलिब्रियम पर अगर हम देखेंगे तो जो डेल्टा जी होता है क्या होता है, जीरो एट इक्विलिब्रियम पर। तो जब डेल्टा जी जीरो होगा तो इसका मतलब हमें बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, इसको क्या है, जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होने वाला है, टी डेल्टा एस। तो मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, गिब्स एनर्जी जीरो होती है। तो जो रिलेशनशिप हमें मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, बी हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। प्रोवाइडेड ए मेथड इवैल्यूएटेड विच प्रॉपर्टी। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक का अपना खुद का एक स्टेटमेंट है, वो क्या कहती है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो क्या होती है, एंट्रोपी जो होती है प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की क्या होती है, एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बताओ यहाँ पे जो प्रश्न होता है वह जीरो केल्विन पे किसके लिए होता है, एंट्रोपी के लिए होता है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे बताओ एब्सोल्यूट एनर्जी, एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एनर्जी। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी पर हम काम करते हैं क्या, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होती है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो एंट्रोपी होती है क्या होती है, जीरो होती है। तो एब्सोल्यूट का जो रिलेशन है किससे होता है, एंट्रोपी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो थर्ड क्या होता है, राइट होता है। विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन अकाउंट ऑटोमेटिकली फॉर द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ। मतलब वो कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एंट्रोपी और एंथैल्पी के साथ रिलेट करता है, वो कौन होता है, हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। इंटरनल एनर्जी आप सभी जानते होंगे। वर्क फंक्शन गिब्स एनर्जी की मैं बात करूंगा जो कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब एंथैल्पी भी और एंट्रोपी है, और ये क्या इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी है, वो कौन है, हेल्महोल्ट्ज़ है। और गिब्स फ्री एनर्जी में कौन सा फंक्शन लगा बताओ,
कौन सा होता है, इंट्रॉपी और इंथैल्पी दोनों होती है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, राइट हो जाएगा, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड और 393.5 एंड -283.0 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द एंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज। ये तो आपके लिए बहुत गजब का क्वेश्चन दिया गया है। मतलब आपसे कह रहा है कि जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, हीट ऑफ कंबशन, वो कंबशन कर रहा है, किस में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो इसका हीट रिलीज हुई, देखो ये माइनस में दिया गया है, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, कंबशन जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी, इसकी कंबशन एनर्जी जो आपको दिख रही होगी वो आपको लिख रही है -393.5। ये किस में है, 0.5 ये किस में है, किलो जूल पर मोल में है। फिर कह रहा सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंबशन करता है तो किस में जाता है, CO हाफ O2 किस में चला जाता है, CO2। और जो इसका दिया जा रहा है कितना दिया रहा है, -283.0 किलो जूल, ये किलो जूल है। अब आपसे ये तो क्वेश्चन दिया गया, अब आपसे पूछ रहा है द एंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब एंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसे इक्वेशन क्या लें 2 ले लें, तो हमें क्या बनाना है बताओ, एंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा, जब कार्बन और हाफ O2 के बीच रिएक्शन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब हमें यही बनाना है, दोनों रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमें ये बनाना है। तो मेरा सिंपल फंडा होता है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में अगर सेकंड इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या बताओ, इसको घटाएंगे तो कार्बन हो जाएगा, बोलो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट के सेकंड कार्बन होगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या बताओ, O2 और हाफ O2, O2 एक क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 मोल O2 है, कितना हाफ मोल है, कितना बचेगा, हाफ मोल O2 प्लस क्या बचा, हाफ मोल O2 बचा। अब बताओ ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, CO होगा, और इस साइड क्या हो जाएंगे, सभी CO2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रिएक्शन है 0 यहाँ पर दिखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन 0, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना चाहते, बस हम आपको नॉर्मली बताना चाहेंगे कि अब जब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो बताओ इसे पक्षांतर करेंगे तो CO इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कार्बन प्लस हाफ O2 से क्या बन जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ इसमें किया क्या गया है, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसका मतलब हम करेंगे क्या, फर्स्ट की वैल्यू कितना है, -393.5 में कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कितना 283.0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जिसको हम लिख सकते क्या, -393.5 में हम किसको जोड़ने जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगी 283 होगी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा आपका, 0.5 होगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1, तो इस वैल्यू में मिल जाएगी 110.5 माइनस में वैल्यू होगी, तो 110.5 वैल्यू माइनस में होगी, तो समथिंग वो वैल्यू में क्या मिल रहा है, 110.5 जो वैल्यू में मिल रही है वो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इट इज द ट्रू फॉर द एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो एंट्रोपी होती है हमेशा क्लियर करिएगा, एंट्रोपी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वह सिस्टम की और सराउंडिंग की जो होती है वह टोटल क्या होती है, 0 से क्या होती है, मोर होती है, 0 से क्या होती है, मोर होती है, मतलब 0 से ज़्यादा होती है। तो सिचुएशन आपको दिया गया, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की जो एंट्रोपी होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फॉर यूनिवर्स में वो क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है। जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो कौन होगा, वह स्टेटमेंट हमारा बी ऑप्शन राइट हो। डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन N2 3s2, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के डेल्टा एस आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको खुद पता है कि ये सब क्या है, इस रिएक्शन में एक गैस है, एक्चुअली ये गैस में होते हैं और ये भी किस में है, गैस में। तो ऐसे रिएक्शन को जानने के लिए मतलब हमें क्या होगा कि डेल्टा एस को मतलब रिएक्शन के रिस्पेक्ट में गैसेस मोल के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला होता है, इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इंथैल्पी टू चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज नंबर ऑफ मोल RT, ये होता है।
अब सिचुएशन ये होता है कि यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि जो डेल्टा एन होगा वो चेंज मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा मोल ऑफ जो डेल्टा एन होगा वो क्या होगा, एन पी माइनस क्या होगा, एन आर होगा। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है बताओ, कितने गैसेस मोल हैं, 2 मोल हैं, अमोनिया के 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन रिएक्टेंट में कितने बताओ, 3 मोल्स क्या है हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, कितने हो गए 4, माइनस क्या होगा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी 2 आएगी। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 2 आ रही है। अब इसको हम वैल्यू अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई होगा, यहाँ पे प्लस करता हूँ क्या होगा माइनस 2 आर टी होगा। तो बताओ इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा -2 RT कौन है डेल्टा के रिस्पेक्ट में, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।